बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 जुलाई और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ ने एक ऐसी गलती कर दी है जो इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को ले बैठी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। मामला क्या है, नवाज शरीफ ने क्या बड़ी गलती कर दी है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो दराड़ पैदा करने का भी जो बायस है वो बन गई है। इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से खबरें जो हैं वो यूं ही नहीं चलवाई गई, बल्कि उनके पीछे एक बड़ा प्रोपेगेंडा था, एक बयानिया बनाना था। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी इनकी सदारत की जो कुर्सी है ये छिनने जा रही है। और ये जो खबर है ये कंफर्म हो चुकी है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको ये खबर शेयर की थी जी, लेकिन अब इस खबर की जो कंफर्मेशन है वो आ गई है। एजाज सैयद जिन्होंने ये खबर दी वो अपनी खबर के ऊपर डट गए हैं कि खबर बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा ही होगा। और ना सिर्फ ये डेवलपमेंट हुई है बल्कि नया सदर कौन होगा वो नाम भी सामने आ गया है, और ये नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इस मामले पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, इस अदम एतमाद की तहरीक को आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा जो थे वो वापस लेना चाहते थे। लेकिन फिर ऐसी क्या रुकावट आई जिसकी वजह से उन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक वापस नहीं ली, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बतौर सदर, उनका जो टाइम है या उल्टी जो गिनती है वो शुरू हो गई है। इस हवाले से पहले खबर दी गई जो जर्नलिस्ट है सीनियर एजाज सैयद, उनकी जानिब से, और उनकी खबर के ऊपर अच्छा खासा जो रिएक्शन था जी वो भी आया। और कहा गया जी कि आखिर क्यों आसिफ जरदारी को हटाया जाएगा, कोई रीज़न जो है वो समझ में नहीं आती। और फिर ऐसे वक्त पे आसिफ जरदारी को हटाना कि जब कुछ आईनी तरमीमें भी करनी है, पीपल्स पार्टी का वोट भी जो है वो चाहिए होगा, तो फिर क्यों आखिर ये जो चुनतखब हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी से ख़ुद को अलहदा करेगी, और फिर पीपल्स पार्टी के पास अच्छे खासे जो आईनी ओहदे हैं वो भी मौजूद है। तो इसलिए इस खबर को बेबुनियाद जो है वो करार दिया गया। लेकिन अब एजाज सैयद ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने अपनी खबर के ऊपर स्टैंड लेते हुए ये कह दिया है जी कि आसिफ जरदारी को हटाया जाएगा और ये जो कुर्सी है सदर की वो किसी और के पास जाएगी। इसके लिए दो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, वो भी आपको बताता हूं जी। लेकिन ये खबर अब कंफर्म हो गई है। अब किस वक्त आसिफ जरदारी जो है बतौर सदर उनको हटाया जाएगा, सही वक्त जो मैं समझता हूँ वो यही है कि आईनी तरामी में जहाँ पर वोट ज़रूरत पड़ेगा पीपल्स पार्टी का, वो करने के बाद ये वाला जो इकदाम है वो लिया जाएगा। अब दो नाम इसके लिए सामने आ रहे हैं, एक तो आसिफ नवाज शरीफ और दूसरा जो नाम है जी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनका सामने आ रहा है। उनका नाम जो है फील्ड मार्शल साहब का इन बिटवीन द लाइन लिया जा रहा है, इशारतन लिया जा रहा है। ये कुंवर दिलशाद है जी, इनकी जानिब से कहा गया है कि नून लीग 2/3 अक्सरियत हासिल होने पर ज़्यादा खुशियाँ ना मनाए। इसका मकसद हुकूमत से 27वीं तरमीम पास करवाना है जिसके तहत एक ऐसे शख्स को सदर बनाया जाएगा जिस पर तमाम जमातों का इतफाक़ होगा, जो तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेगा, जिसे सदर अयूब खान के जैसे सदर अयूब खान के ज़माने में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो इशारा है जी वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है उनकी तरफ है, और उनका नाम जो है वो इससे पहले भी लिया गया। तो देखें जी क्या होता है इस मामले के ऊपर। लेकिन जो दूसरा नाम लिया जा रहा है वो नवाज शरीफ का लिया जा रहा है, और नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है जी, और बड़ी पुरानी उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो सदर बने, और अब भी उनकी ये ख्वाहिश है। उनका भाई वज़ीर आज़म है और मरीम नवाज़ उनकी जो साहबजादी हैं वो सीएम हैं, पंजाब की सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, और वो ख़ुद ये चाहते हैं कि वो सदर बन जाएं। तो तमाम के तमाम जो ओहदे हैं इस वक्त यही एक जो ख़ानदान है ये उस ओहदों के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से अब जो है वो कोई रह नहीं गया इनके ख़ानदान में जिसको कोई जो बड़ा ओहदा है वो ना दिया गया। और नवाज शरीफ भी अब ये चाहते हैं कि उनको जो सदर का ओहदा है वो मिल जाए, और इस ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने आसिफ जरदारी से भी किया कि उनकी पार्टी वाले ये चाहते हैं कि वो सदर बने। तो इस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी वाले भी ये चाहते हैं कि वो सदर बने। तो दोनों एक दूसरे के हवाले से कह रहे थे जी कि हम सदर बने। लेकिन ये एक बड़ी गलती है नवाज शरीफ की, और एक बड़ी गलती उनकी जानिब से कर दी गई है। और इसकी जो रीज़न है
وہ یہ ہے، اور اب یہ کیوں آ رہا ہے نام سامنے اور پی ٹی آئی سے بھی قربتیں بڑھانے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے ان کے پاس اس وقت پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت حاصل کرنا آسان ہو گیا. صرف 10 لوگ انہوں نے اپنے ساتھ ملانے اور ان کے پاس سادہ اکثریت ہو جائے گی اور انہیں پارلیمنٹ میں پھر پیپلز پارٹی کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، آئینی ترمیم میں ضرورت پڑے گی کیونکہ وہاں پر 2/3 اکثریت چاہیے، لیکن آئینی ترمیم میں جو تبدیلیاں کی جائیں گی اور جو لوگ وہ تبدیلیاں کروانا چاہیں گے وہ لوگ پھر ووٹ بھی ڈلوا لیں گے، جس طریقے سے پہلے پیپلز پارٹی ووٹ جو ہے وہ دیتے آئی ہے. بہرحال جی، مخصوص نشستیں جو بانٹی گئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ملنے کے بعد صرف 10 جو ایم این ایز ہیں، اگر وہ مسلم لیگ نون توڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ سنی اتحاد کونسل کے ہوں یا پی ٹی آئی کے آزاد ہوں، وہ ووٹ اگر ان کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی انہیں ایٹ لیسٹ ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر دوسرا یہ بھی ایک کنسپریسی تھیوری بتائی جا رہی ہے جی کہ اگر فیلڈ مارشل کا اگر جو صدر کا عہدہ ہے وہ آصف زرداری سے لیا جاتا ہے تو وہ کسی ڈیل کے تحت لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں پھر بلاول زرداری جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنوایا جائے گا، چنتخب وزیر اعظم ان کو بنوایا جائے گا، کیونکہ اس وقت صرف صدر کا عہدہ ہی نہیں بلکہ دیگر اہم آئینی عہدے بھی پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا جی کہ پیپلز پارٹی کو بالکل ہی سائڈ پر کر دیا جائے، ایک نون لیگ کی جو حکومت ہے وہی بنا دی جائے اور ایک ہی پارٹی ہو اور وہی جو ہے وہ رول کرتی رہے، اور پھر اس طرح سے تو ریئیکشن آنے کا بھی خطرہ ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن خیر، پیپلز پارٹی نے اب کیا ریئیکشن دینا، اب یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ یا ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے ٹائم پر تھی، اور اس ٹائم جو کارکن تھے وہ نکلتے تھے اور پکے ان کے جعلی کارکن ہوا کرتے تھے. اب تو یہ زرداری پارٹی، اب کوئی ایسا جو کارکن ہے وہ نہیں ہے. تو بہرحال جی، ایک انبن اس وقت ہو چکی ہے نون لیگ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ اس معاملے کے اوپر اب کیا کرنا ہے. سارے کوشش کر رہے ہیں جی کہ ان کے پاس جو ہے وہ جو اقتدار کی جو کرسی ہے وہ ان کے پاس رہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس رہے، تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس رہے. تو بہرحال ایک خبر تو یہ تھی. دوسرے نمبر پر جی آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی جی، یہ تحریک آخر میں جا کر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے وہ واپس لینا چاہتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں، مولانا فضل الرحمان اور ریکارڈ یہ کہہ چکے کہ انہی کے کہنے کے اوپر اور انہی کے سپورٹ تھی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ ہم لے کر آئے تھے. حامد میر سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ جو انکشاف ہے وہ کیا. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. ان کی مرضی سے ہی یہ تحریک عدم اعتماد آئی، کیونکہ اس وقت یہ خبریں سامنے آئی تھی جی نواز شریف نہیں چاہتے تھے، مریم نواز، شہباز شریف اور پی ڈی ایم چاہتی تھی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. نواز شریف بھی یہ چاہتے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے، یعنی کہ سارے اون پیج تھے تب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی. دوسرا یہ جی، ایک موقع ایسا آیا جب جنرل باجوہ نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لو، جس پر اختر مینگل اور خالد مکسی یا مکسی ڈٹ گئے. خالد مکسی نے یہاں تک کہا کہ آپ مارشل لا لگا لیں. تو یہ دو جماعتیں، اختر مینگل وہی ہے نا جی کہ جو جب ان کی جماعت کے 2 زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے ترمیم کے لیے تو یہ جی کہتے ہیں جی کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور خالد مکسی، تو یہ 2 اہم جو کردار ہیں یہ بھی آج ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ اصل میں اس ٹائم ڈٹ گئے تھے کہ نہیں، عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے، اگر نہیں آتی تو پھر آپ جو مارشل لا ہے وہ لگا لیں. یعنی کہ ایک جمہوری حکومت جو عمران خان صاحب کی چل رہی تھی اس پر انہوں نے مارشل لا کو جو ترجیح ہے وہ دی کہ مارشل لا لگوا دیں. مارشل لا نہیں لگاتے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک آئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر چلتی رہی تو پھر ہمارے جو سب کے پتے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. تو بیسیکلی یہ سب اقتدار میں کس لیے آئے؟ صرف اور صرف اپنا کیریئر بنانے کے لیے، اپنے خاندانوں کا کیریئر جو ہے وہ بنانے کے لیے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ایک خبر ہے، اور پھر جو ابراہیم معاہدہ ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی اس وقت جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اس پر بھی ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی کارروائی ڈالی گئی ہے، اور وہ کارروائی ڈالی گئی ہے جی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہی کی جانب سے. کیسے جی کہ ایک کمیٹی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کہ کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرتی تھی. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے جانے کے بعد قائم مقام جو چیف جسٹس تھا وہ پھر اس کے کنٹرول میں آ جانی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں قائم مقام چیف جسٹس بنے،
लेकिन कुछ तब्दीली नज़र नहीं आई सुप्रीम कोर्ट में केसेस के हवाले से कि कोई केस इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने पास मुकर्रर किया हो। क्यों ना हो, इस हवाले से 29 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से कोई आप कहें कि 1.5 माह पहले का ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों कायम मकाम चीफ जस्टिस बनकर भी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीर जो थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस के पर काट दिए गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम। चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर हों या दस्तयाब ना हों तो वो खसूसी कमेटी तश्कील दे सकते हैं। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहें तलब कर सकते हैं, फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से। यानी कि अगर चीफ जस्टिस बाहर जाते हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस कोई और बन जाता है तो उस सूरत में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो इजलास है वो चीफ जस्टिस तलब कर सकते हैं। वो बेशक उसमें मौजूद हों या वर्चुअल हों, यानी कि ऑनलाइन भी उसमें हो सकता है, या हिदायत के साथ भी वो जो है वो बुलाया जा सकता है, और वो खसूसी कमेटी अपनी मर्जी की बना दें कि ये जो है वो केसेस को देखेगी कौन सा केस जो है वो किस तरह से मुकर्रर होना चाहिए। तो यूँ मुकम्मल तौर पर जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप समझें कि पर काटने थे या दांत काटने थे, वो जो है वो इसमें काटेगी कि ये रास्ता भी नहीं छोड़ा गया कि अगर चीफ जस्टिस बाहर जाते हैं तो उस सूरत में जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा उसके पास इख्तियारात होते हैं, तो वो इख्तियारात भी वहाँ पर कम कर दिए गए, और चीफ जस्टिस या अफरीदी जो हैं उन्होंने अपने पास से जो सारे इख्तियारात हैं वो रख लिए हैं। इसी वजह से ही जस्टिस मंसूर, क्योंकि उस वक्त हम ये सोच भी रहे थे, इस पर डिस्कस भी किया था कि एक मौका था उस वक्त कि वो केस इसको मुकर्रर कर सकते थे, क्योंकि 10-12 दिन थे चीफ जस्टिस या अफरीदी जो है वो नहीं थे, छुट्टियों पर थे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि उनके पास इख्तियार ही नहीं था। वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनकर भी एक जज ही थे, और वो बस केसेस ही सुन सकते थे जो उनके पास फिक्स हों, अदरवाइज कुछ भी नहीं। आखिरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो इब्राहीम मुआहदे के हवाले से है, और ट्रंप इस हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं जी कि जो इब्राहीम मुआहदा है उसमें जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो शामिल हो चुकी हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब नजम सेठी साहब जो हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाहिर सी बात है ये बड़े करीबी भी हैं, तो पहले इनका दावा सुने फिर उसके बाद इस पर जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। इब्राहीम कार्ड का बुनियादी मकसद है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। उन्होंने पाकिस्तान को भी कह दिया है आपको भी ये करना पड़ेगा। लगता है हम कमिटमेंट कर आए हैं कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक ने कर लिया तो हमें भी कोई मसला नहीं होगा। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होना शुरू हो गई हैं स्टॉक शोज़ के अंदर भी, ठीक है। अचानक से ये जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि बैकएंड पे बहुत बड़ी जो एक फिल्म है वो चल रही है, और फ्रंट पर अब चूँकि एक जहन साजी भी करनी है, मीडिया के ज़रिए करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कशन का जो हिस्सा है वो बनाया जाए। अब नजर सेठी कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि हमने ये ज़ुबान या ये कमिटमेंट हम दें कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ कर लेंगे तो फिर हम भी कर लेंगे। अच्छा, एक तो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अगर बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर सऊदीया करता है, कतर करता है, यूएई करता है, तो इसके बाद हमारे पास चॉइस क्या रहेगी ना करने की। तुर्की ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ना करने का हमारे पास कोई वो होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो सऊदीया, कतर, यूएई जो हैं इनके तो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं जो डिफ़ॉल्ट होने से हमें बचाए हुए हैं, हम इनके साथ ही चलते हैं, तो कोई वो फिर होगा ही नहीं कि हम ना करें, फिर तो करना ही करना पड़ेगा, ये मेरी राय है। लेकिन जो नजम सेठी साहब जो है वो कह रहे हैं कि लगता है ऐसे कि हम कमिटमेंट दे आए हैं। कमिटमेंट दे आने का मतलब ये है कि वो करने जा रहे हैं, और वो जब कर लेंगे तो फिर हम अपनी पब्लिक को भी बता सकते हैं जी कि उन्होंने भी कर दिया तो हम क्यों ना करें, फिर हम कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ दावे भी सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन मुस्लिम कंट्रीज़ के कबूल करने से पहले आप कबूल करें, क्योंकि उनको कहा गया ना ये कि ठीक है भाई हम कर लेंगे मुस्लिम ममालिक के बाद, तो कह रहे मुस्लिम ममालिक के बाद तो फिर कोई मसला ही नहीं बचेगा ना। फिर रिएक्शन, फिर क्या रिएक्शन आना, फिर तो कह दिया जाएगा सारे मुस्लिम ममालिक ने कर दिया, सऊदीया, कतर, यूएई कर लेगा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा आपके हवाले से। तो आप पहले करें। फिर शहबाज शरीफ आए दिन आज़रबाईजान जो है वो पहुंचे होते हैं, उनके वहाँ पर दौरे हो रही हैं। अब ऐसा क्या उस कंट्री के साथ आपने मुआहदे कर रहे हैं कि आए रोज़ जो दौरे हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं, क्या उस दौरे में इसी हवाले से तो कोई चीज़ें नहीं डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल सब कुछ इस वक्त पर्दे के पीछे है। तो जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मेरा गुमान है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि ये चीज़ जो है वो हो सकती है। नजम सेठी साहब ने भी यही अपने जो है वो शेयर किया जी कि हम कमिटमेंट दे आए हैं, उनको ऐसा लगता है।
तो मजीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।